नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं वह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की कर रहे हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम पहले 13 वीडियोस बना चुके हैं। यह उसका 14th पार्ट है। तो यदि आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप बेसिक्स से जानने के लिए आप उन वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सदैव एक ही लग्न उदय होता है, मेष लग्न। यहाँ अलग अलग लग्न उदय नहीं होते हैं। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर 2 घंटे में लग्न बदल जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सदैव मेष लग्न की ही कुंडली बनती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो यह कर रहे हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र और गुरु का क्या रिश्ता है। देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में गुरु को ही जीव कारक कहा गया है। ये दक्षिण भारतीय पद्धति है और यहाँ गुरु को ही जीव कारक बताया जाता है। इस कारण से यहाँ प्रत्येक घटना को या प्रत्येक व्यक्ति को भी गुरु से ही देखा जाता है। यहाँ गुरु जो होता है वह जातक स्वयं होता है और वीनस जो होता है वह उसकी पत्नी होती है या स्त्री होती है। तो आज हम यह जानेंगे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जब शुक्र गुरु से कितनी दूरी पर होता है तो किस तरह का फल करता है। तो यदि आपने हमारे पूर्व के वीडियोस देखे हैं तो आपको यह तो ज्ञात होगा कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक चीज़ का कारक महत्व रखता है। यहाँ जो वीनस होता है या शुक्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं पैसे, गाड़ी, संतान। अब यह संतान का किस तरह से कारक होता है वह हम आपको आगे बताएंगे। मेडिसिन्स जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, लग्जरीज और सुख का कारक वीनस ही होता है। क्योंकि इसे आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी सुना होगा। आपने कई बार इस तर्क को सुना होगा, इस वाक्य को सुना होगा कि यदि अष्टम भाव में शुक्र हो तो ऐसे लोगों को सुख नहीं मिलता, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का होता है और शुक्र सुख है, तो सुख की मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोग कभी भी किसी भी चीज़ में संतुष्ट नहीं होते हैं, इस कारण वह सुखी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर भी जो शुक्र को जो कारक बताया गया है वह पैसों का, गाड़ी का, संतान का, मेडिसिन्स का और लग्जरीज का कारक बताया गया है। यही कारण है कि आपका शुक्र जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपके पास सुख उतना ही ज़्यादा होता है। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझ लेते हैं कि यदि आपने इकोनॉमिक क्लास के लिए आपने कोई टिकट खरीदा है तो आप बिजनेस क्लास के सुख नहीं भोग सकते हैं। अर्थात आपने जितना आपके पास शुक्र था, जितना पैसा था, उतना पैसा आपने अपने सुख के लिए खर्च करा। तो जितना पैसा आप खर्च करेंगे उतना ही सुख आपको मिलेगा। जब आपने इकोनॉमिक क्लास के लिए टिकट खरीदा है तो उतना ही सुख आपको मिलेगा, पर यदि आपने बिजनेस क्लास का टिकट खरीदा है तो निश्चित तौर से आपको ज़्यादा सुख मिलेगा। तो यहाँ शुक्र को ही सुख बताया गया है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर वो कुंडली हो या फिर पुरुष की कुंडली हो, दोनों ही स्थिति में हमेशा जो असेंडेंट या फिर जो लग्नेश बनेंगे वह गुरु से ही देखे जाएंगे। फिर वह स्त्री है या पुरुष है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। किंतु यदि पुरुष का चार्ट है तो ऐसी स्थिति में हम जो स्त्री जब उसकी पत्नी की व्याख्या करेंगे या फिर पत्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तब हम शुक्र को उसकी पत्नी की तरह ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पत्नी का कारक भी शुक्र को ही बताया गया है। जबकि यदि एक स्त्री की कुंडली होगी तो वहाँ पर जो स्त्री होगी वह गुरु से ही देखी जाएगी, क्योंकि जीव कारक वह जीव है। यहाँ पर जातक को एक जीव मान के कर रखा जाता है, ना कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग भेद किए गए हैं। हाँ, यदि हम पुरुष की कुंडली है और वहाँ पर पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर हम शुक्र से स्त्री को देखेंगे, और जब स्त्री की कुंडली है तो वहाँ पर हम जो होगा वो मंगल को देखेंगे। यदि स्त्री का पति देखना होगा तो वहाँ पर मंगल का से विचार किया जाएगा। तो जातक का विचार सदैव ही गुरु से ही किया जाएगा, उसके लिए कभी भी आप वो स्त्री और पुरुष के लिए भेद नहीं करेंगे। किंतु जब पुरुष का चार्ट हो
तो वहाँ पर आप पत्नी के लिए जब देखेंगे तो शुक्र को देखेंगे, और यदि स्त्री का चार्ट हो और वहाँ पति को देखना है आपको तो मंगल को देखेंगे। अब चूंकि यहाँ हर बार जो चार्ट होता है वह बनता है मेष लग्न का ही बनता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, तो मान लेते हैं कि गुरु यहाँ पर जो है वो मेष लग्न में ही है और उन्हीं के साथ यहाँ पर शुक्र विराजमान है। तो अब चूंकि गुरु मेष लग्न में है तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि जो मंगल है वह एक यंग है, वह बहुत ज़्यादा जवान है। उनको जवान बताया गया है क्योंकि वो एक सैनिक हैं और सैनिक हमेशा जवान रहते हैं। मंगल से ही शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों से भी जोड़कर मंगल को देखा जाता है। तो बेबी फेस भी कहा जाता है, यहाँ पर जो मंगल है उसको बेबी फेस भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर मंगल जो है वह बेबी फेस है और वह बहुत यंग है, बहुत जवान है। तो यदि यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं गुरु जो हैं वो ज्ञान के कारक बताए गए हैं, यहाँ पर शिक्षा के कारक बताए गए हैं। तो वो व्यक्ति जो होगा जब वो कि एक ऐसा पर्सनालिटी होगी जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, साथ में वह बहुत सुंदर दिखता होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मंगल की राशि जो मेष राशि में जो भी ग्रह जाता है यही माना जाता है कि उससे संबंधित कारकत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं जो होंगे बहुत खूबसूरत होंगे, क्योंकि वह यहीं से इनकी शुरुआत होती है। तो शुरुआत जो होती है वह हमेशा सुंदर होती है। आप देखिए बच्चे जो छोटे होते हैं काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, हालांकि ये बाद में अलग बात है कि वो बड़े होते होते कुछ और दिखते हैं। तो यहाँ पर जो वाइफ होगी, चूँकि वीनस साथ में ही है, तो वीनस से यहाँ वाइफ पुरुष का चार्ट हम ऐसे मानते हैं। तो वीनस से जो है शुक्र से हम यहाँ पर पत्नी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो पत्नी जो होगी वो बहुत खूबसूरत होगी और वह जो होगी वह बहुत यंग दिखती होगी। अब देखिए यहाँ पर यंग दो अलग अलग ग्रहों को बताया गया है, मंगल को भी यंग बताया गया है और बुध को भी यंग बताया गया है, किंतु बुध को यहाँ बच्चा बताया गया है। तो वो जो यंग होगा वह अलग होगा और ये जो होगा ये अलग होगा, अर्थात वह अभी जवान होना शुरू ही हुआ है, वहाँ बच्चा है। तो यहाँ पर जो होगी वो ज़्यादा खूबसूरत होगी। अगर वीनस आपको मेष राशि में मिलता है तो संभव सी बात है कि पत्नी बहुत खूबसूरत होगी। यहाँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यही माना जाता है। फिर देखिए कि चूंकि जातक साथ में ही बैठा हुआ है, अब यहाँ मनी या पैसों का कारक भी वीनस है, तो जातक साथ में ही है, तो जातक जो खर्च करेगा, जातक पूरी तरह से मनी माइंडेड होगा। और फिर क्या होगा कि जातक जो खर्च करेगा वो खुद पे खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र लग्न में ही विराजमान है, उसके यहाँ लग्न नहीं माना जाता, यह अलग बात है। तो यहाँ शुक्र जो है वो प्रथम राशि में ही विराजमान है। तो यह माना जाता है कि इंसान सारा पैसा जो खर्च करेगा वो खुद पे खर्च करेगा, वो दूसरों के लिए नहीं कमाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वीनस के हमको दो रूप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर वीनस जो या शुक्र जो है वो जुपिटर के साथ मेष राशि में ही है, तो हम यही मानेंगे कि इंसान जो होगा मनी माइंडेड होगा, उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत होगी और जो वो खर्च करेगा वो खुद पे खर्च करेगा। अब हम चलते हैं दूसरी राशि की तरफ। यहाँ गुरु जो हैं हमने मेष राशि में ही रखे हैं। अब शुक्र जो हैं उनसे दूसरे भाव में आ गए हैं, तो गुरु से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव जो होता है धन संपत्ति परिवार का होता है। तो यहाँ देखिए कि जब शुक्र जो हैं वो दूसरे भाव में आ गए हैं, तो जैसे ही ये जो जातक है उसके आगे धन अवश्य होगा। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि यदि दूसरे भाव में शुक्र हैं तो जातक को कभी भी पैसों से संबंधित समस्या नहीं आएगी। जब भी उसे पैसों की आवश्यकता होगी, किसी न किसी सोर्स से, किसी न किसी स्रोत से उसे पैसों की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जो जातक होगा या जातिका होगी वह एक अच्छे समृद्ध परिवार से होगी। तो अब यहाँ यदि पत्नी की बात की जाए तो चूंकि टॉरस राशि में है, यहाँ पर शुक्र जो है वो स्वराशि का है, तो संभव सी बात है कि पत्नी यहाँ पर खूबसूरत होगी। किंतु देखिए अब यहाँ पर हमने कहा था मेष में भी हमने कहा था कि पत्नी खूबसूरत होगी, और टॉरस में भी या फिर वृषभ राशि में भी हम आपसे सेम बात कह रहे हैं कि पत्नी खूबसूरत होगी। किंतु यहाँ पर चूंकि वृषभ राशि है तो पत्नी की हेल्थ और हाइट अच्छी होगी। वहाँ पर जो होगी वो दुबली पतली सी होगी, जो सिंपल सी होगी, स्वीट सी होगी। बट यहाँ पर जो होगी वो थोड़ा सा फेस बड़ा होगा, उसका जो शरीर होगा वो थोड़ा सा भारी होगा,
अच्छे परिवार से होगी और साथ में उसकी सुंदरता, मतलब यदि आप मेष की सुंदरता और वृषभ की सुंदरता में फर्क देखें तो काफी थोड़ा फर्क आएगा। ये क्योंकि मेष जो है वो यंग है, बहुत जवान है, और यहाँ पर जो है दूसरा वृषभ राशि जो है वहाँ पर पत्नी की हेल्थ हाइट अच्छी होगी। मतलब यदि आप अच्छे बलवान हैं तो यानी कि आपकी हाइट अच्छी है और आपकी हेल्थ भी अच्छी है, तो वीनस जो होगा वो वृषभ राशि में जो पत्नी होगी वो आपको थोड़ी सी हैवी और हेल्थी दिखेगी। साथ ही सुंदरता उनकी होगी किंतु मेष राशि से कम होगी। तो चूंकि दूसरे भाव में जो है वो शुक्र है तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होगी, किंतु यही कारण होगा कि कुछ समय बाद उसको जो होगी गले से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी और उसको इसके लिए लगातार मेडिसिन्स खानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो है वीनस जो है वो मेडिसिन्स का भी कारक होता है। अब यहाँ बच्चों का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बच्चियाँ होंगी उनको यदि पुत्री संतान होती है तो वो भी काफ़ी खूबसूरत होगी। अब मान लेते हैं कि जो शुक्र है वह तीसरी राशि या फिर मिथुन राशि में है, तो ऐसी स्थिति में जो जातक होगा उसका कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से संबंधित कार्य होगा या सेल्स से संबंधित कार्य होगा, क्योंकि जो बुध है वह सेल्स बहुत अच्छी कर लेता है, वो बोलता बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर उसको जो धन आएगा वह ट्रैवलिंग से संबंधित कार्यों से आएगा, अर्थात उसे कहीं ना कहीं पैसों के लिए यात्राएं करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनको होटल्स जो चाहिए रहेंगे वो भी लग्जरियस चाहिए रहेंगे, क्योंकि वीनस जो है कहीं ना कहीं लग्जरीज का कारक है। वहीं दूसरी ओर जो होगा इनके यात्रा होगी वह भी अच्छी यात्रा करना पसंद करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक क्लास में ही ये लोग जाना चाहें, बल्कि ये थोड़ा सा बिजनेस क्लास ही होंगे। फिर इनकी पत्नी जो होगी, अब चूंकि यहाँ से गुरु से यह तीसरी हो गई है तो तीसरे भाव में आ गई है गुरु से, तो कहीं ना कहीं ये मीडिया पर्सनालिटी होगी, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है बोलने का होता है। तो यहाँ पर जो पत्नी होगी वो मीडिया पर्सनालिटी से जुड़ी हुई होगी। वहीं जो पत्नी की मेंटलिटी होगी, चूंकि ये द्विस्वभाव राशि है, तो यहाँ जो उनकी मानसिकता होगी वह भी दोहरी मानसिकता वाली होंगी। साथ ही वह बोलने की बहुत अच्छी होंगी और कहीं ना कहीं और उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। अब चूंकि यहाँ जो है वीनस जो है वो तीसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी यह परेशानी होगी कि वह भी जातक की ही भांति किसी न किसी सेल्स से संबंधित कार्य से या ऐसे किसी कार्य से जुड़ी हुई हो सकती हैं जो कि ट्रैवलिंग से संबंधित हो। अब चूंकि यह द्विस्वभाव राशि है तो और वीनस जो यहाँ बताया गया है शुक्र, वह गाड़ियों का कारक बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि जब भी ये लोग एक गाड़ी खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी गाड़ी भी उसके साथ ही आ जाएगी। अर्थात अगर ये अब वाइफ के लिए स्कूटी खरीदते हैं तो बाइक भी ज़रूर खरीदनी पड़ेगी हस्बैंड के लिए। तो अब ऐसे लोगों की जो संतान होती है वह कहीं ना कहीं बचपन से ही चाइल्ड आर्टिस्ट का काम करना या फिर इस तरह के एक्ट करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पुत्रियों को भी शुक्र से ही जोड़ के देखा जाता है। वहीं कहीं ना कहीं इनकी जो बहनें होंगी, अब ये एक पुरुष का चार्ट माने या हम एक स्त्री का चार्ट माने, क्योंकि वीनस भी यहाँ बहन भी जो है वीनस से ही देखी जाती है, तो इनकी जो सिस्टर होगी, बहन होगी, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही किसी मीडिया से संबंधित कार्य से जुड़ी हुई हो सकती हैं या ट्रैवलिंग से संबंधित कार्यों से जुड़ी हो सकती हैं। अब मान लेते हैं कि शुक्र जो है वो चौथे भाव में या कर्क राशि में है, जो गुरु से चौथी होती है। तो यदि यहाँ पर बीच में कोई पाप ग्रह आ जाए, मतलब गुरु से चौथे भाव में चला गया है वीनस या शुक्र जो है गुरु से चौथा चला गया है, तो यहाँ बीच में कोई पाप ग्रह आ जाए तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो जातक होगा या जातिका जो भी होगी उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बाद वह कहीं ना कहीं उन पैसों तक, उन सुख सुविधाओं तक पहुँचेंगी। वहीं यदि कोई भी पापग्रह बीच में नहीं है, केवल शुक्र जो है वो गुरु से चौथा बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह पहले से ही समृद्ध परिवार से होंगे। अब जो पत्नी होगी, चूंकि ये जल तत्वीय राशि है और वीनस खुद भी कहीं ना कहीं जल तत्वीय ही माना जाता है,
तो अब यहाँ पर ये समस्या हो जाएगी कि जो पत्नी होगी वो कहीं ना कहीं किसी डिफरेंट प्लेस से होगी, मतलब वह जो होगी बिल्कुल अलग तरीके के परिवेश से होगी। जिस तरह के परिवेश में जातक रहता है उस तरह के परिवेश में नहीं होते हुए वो उनके परिवेश से अलग होगी, अलग समाज की हो सकती है, डिफरेंट कैटेगरी की हो सकती है, या फिर दूसरे देश की भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो वीनस का शत्रु भी है। तो ये दोनों की शत्रुता के चलते यहाँ पर शुक्र जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। अभी तक हमने जो दो राशियां देखी थी वो दो, एक तो वीनस की खुद की थी, शुक्र की खुद की थी, दूसरे उसके मित्र की थी। पर यहाँ पर जो है वो शत्रु राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या हो जाती है कि पत्नी को भी हार्ट्स मतलब छाती से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, पति को छाती से संबंधित परेशानियां विवाह के उपरांत हो सकती हैं, और उसके लिए उसके लगातार मेडिसिन चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो शत्रु राशि में विराजमान है। तो पत्नी ऐसे तो अच्छी होगी, पत्नी में कोई बुराई नहीं होगी, किंतु इनके स्वास्थ्य को लेकर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को समस्या विवाह के बाद प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेडिसिन इन्हें लेनी चाहिए वो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक नहीं लेते हुए बल्कि कहीं ना कहीं होम्योपैथिक में जाना चाहिए इनको। तो ये जो परेशानियाँ जो इनका विवाह के उपरांत जो छाती से संबंधित, जो चेस्ट से संबंधित जो परेशानियाँ होंगी उनमें रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर ना उनको एलोपैथिक देखना है ना आयुर्वेदिक देखनी है, कहीं ना कहीं प्रयास करें कि होम्योपैथिक की तरफ जाएं, तो वहाँ से इन्हें थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा हो सकता। अब मान लेते हैं कि जो शुक्र है वह सिंह राशि में है, तो यहाँ गुरु से पांचवा हो गया है, दूसरा सिंह राशि में है, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी जो होगी वह आप पर रूल करने वाली होगी, अर्थात वह थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की होगी। और दूसरी ओर यहाँ पर यह होगा कि वो पूरा परिवार जो है वह अपने हिसाब से चलाएगी। तो यदि आपका भी शुक्र जो है वो गुरु से पांचवा और सिंह राशि में है, तो आप यह मान कर चलिए कि आपकी पत्नी के अनुसार ही अब आपको विवाह के बाद चलना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं पत्नी जो होगी वो पूरी तरह डोमिनेटिंग नेचर की होगी, अच्छी खासी गुड लुकिंग होगी, काफ़ी अच्छी दिखती होगी और उनका वर्चस्व अच्छा होगा। हो सकता है कि वह कहीं ना कहीं किसी सरकारी नौकरी से या उच्च विभाग से जुड़ी हुई भी हो, ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हो जो कि काफ़ी समृद्ध लोग हों या फिर उनकी समाज में बहुत इज्जत हो। वहीं दूसरी ओर यह भी होगा कि इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं पेट से या कमर से संबंधित परेशानियां विवाह के उपरांत हो जाती हैं। तो इन्हें कहीं ना आयुर्वेदिक मेडिसिन असर करेगी यहाँ पर और ना ही होम्योपैथिक, तो इन्हें एलोपैथिक की तरफ ही जाना होगा और ये इस तरह की परेशानियाँ इन्हें शादी के बाद हो जाएंगी। इसी तरह जो इनके बच्चे होंगे वह भी माना जाता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कि पहली जो संतान होगी, क्योंकि वीनस जो है वो संतान का भी कारक बताया गया है यहाँ पर, तो पहली संतान जो होगी वह भी स्त्री में होगी और वह काफ़ी खूबसूरत होगी। इनकी पहली संतान जो भी होगी वो काफ़ी गुड लुकिंग होगी। वहीं जैसा कि हमने कर्क राशि में भी देखा था कि कर्क राशि में चूंकि ये जो है माता का भाव बताया गया, चौथा भाव, तो यहाँ पर जो माता होगी वह बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि वीनस जो है वो कहीं ना कहीं माता के भाव में बैठा है, तो माता जो होगी वो जातक की बहुत खूबसूरत होगी। अब शुक्र जो है वो कन्या राशि में, देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्र यहाँ डेबिलेटेड या फिर नीच का कहा गया है। वहीं गुरु से छठा या फिर लग्नेश से छठा या फिर हम यह कहें कि जातक से छठा हो रहा है। तो भावत भवन का अगर सिस्टम हम देखें तो वहाँ पर भी भावत भवन नियम को हम फॉलो करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पत्नी और पति के बीच में कड़वाहट या रिश्तों में दरार आ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के बीच में विवादित स्थिति बन रही है। क्या कारण बन रहा है? तो कारण यह बनेगा कि इस यहाँ पर जो वीनस आया है शुक्र में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ऐसे लोग जो होंगे, आपकी जो पत्नी होगी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी, उसको जॉब करना होगी, उसको पैसा कमाना होगा और वह जो है उस सिस्टम के हिसाब से नहीं चलना चाहती हैं जो कि हमारे समाज में चलता है। यहाँ पर पति का मतलब होता है स्वामी,
अगर आप देखें लग्नपति, लग्नपति मतलब लग्न का स्वामी, तो यहाँ पर पति का मतलब हुआ स्वामी। तो जब आप उसके स्वामी बनना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि वीनस जो है प्रैक्टिकल राशि में है, ये वो जगह है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा विवाद बताए गए हैं। यदि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी देखें तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुता बताई गई है। तो यहाँ पर अगर आपका शुक्र आया है तो कहीं ना कहीं पत्नी के साथ आपके विवाद होते रहेंगे, और वो इस कारण से होते रहेंगे क्योंकि वह किसी के अंडर में नहीं दब के रहना चाहती हैं। तो यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आपका शुक्र जो है छठे भाव में, गुरु से छठे भाव में आ गया है, या फिर वृषभ कन्या राशि का है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को मान के ही चलना पड़ेगा कि आपकी पत्नी बहुत प्रैक्टिकल होगी। एक बार फिर यह द्विस्वभाव राशि है, तो जो भी जातक होगा उसको दो तरफ से पैसा आएगा। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि पत्नी जो होगी वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होगी, उसको जॉब करनी होगी, तो यूं भी दो तरफ से पैसा आएगा। और यूं भी यदि वो जॉब नहीं भी कर रही है तो भी जातक के पास 2 सोर्स ऑफ इनकम्स होंगे, मतलब 2 ऐसे रास्ते होंगे जहां से अलग अलग जगह से पैसा आ रहा होगा। वहीं फिर ये दो स्वभाव राशि है, तो यदि हम गाड़ियों की बात करें तो जातक की एक गाड़ी आने के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसे दूसरी गाड़ी भी लानी ही पड़ेगी। अब यदि शुक्र जो हो वो तुला राशि में हो, तो यहाँ से गुरु से 7वां हो गया। अब चूंकि गुरु से 7वां हो गया है तो गुरु यदि जिस भी चीज़ को देखते हैं कहीं ना कहीं उसको ब्लेसिंग्स या गुरु की अपनी आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि गुरु से 7वां हो गया तो कहीं ना कहीं यह गुरु का विरोध तो करेगा ही करेगा। वहीं दूसरी ओर यह भी होगा कि यहाँ जो पत्नी होगी वो थोड़ी सी दुबली पतली सी, सुंदर सी, गोरी सी होगी। मे बी कि अगर दूसरे जो ग्रह हैं वो पाप ग्रह उस पर दृष्टि ना डाल रहे हों, तो इस स्थिति में ये शुक्र की स्वयं की राशि है, तो कहीं ना कहीं पर साथ ही साथ चूंकि यह तुला राशि है तो यहाँ पत्नी को खुद को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वरना अगर ये अपने खान पान पे ध्यान नहीं देंगे तो इनके साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बनी ही रहेंगी। तो आपकी पत्नी जो होगी वह कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत दिखती होगी और हर तरह से निपुण होंगी, बातचीत में बहुत अच्छी होंगी, किंतु उन्हें अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा, वरना उनके साथ स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां चलती रहेंगी। आमतौर पर ऐसे लोग जो होते हैं वह ठंडा खाना खाते हैं, क्योंकि इनके जो यहाँ से आगे जो चल रही है वो वृश्चिक राशि चल रही है। तो इस तरह की जिनके वीनस जो होता है 7वें में होता है, वह कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां होती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी पत्नी खाने पीने में विशेष ध्यान रखें। फिर दूसरा, यहाँ पर पैसों के लिए जातक को कोई विशेष परेशानी नहीं आती है, बस उसे जीवन में पैसों को का बीच में सामंजस्य बना, पैसे और इनकम और खर्चों के बीच में सामंजस्य बनाकर चलना पड़ता है। ये लोग ना तो ज़्यादा अमीर होते हैं ना ज़्यादा गरीब होते हैं, तो इस कारण से इनको कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सामंजस्य बना कर रखना चाहिए। इनकी जो संतान होती है वो भी काफ़ी खूबसूरत होती है और लग्जरीज भी इन्हें काफ़ी पसंद आती हैं। पर लग्जरीज जो होती हैं आमतौर पर ऐसी चीज़ें इन्हें लग्जरीज में पसंद आती हैं जैसे कि बेड हुए या फिर होटल के रूम्स हुए। ये जो भी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं सप्तम भाव से जुड़ी हुई हैं वो लग्जरीज ही पसंद आएंगी इन्हें। ऐसे लोगों को जो होता है वो अपने जेनेटिक पार्ट में परेशानियां आ जाती हैं, लिंग संबंधी या फिर स्त्री हों तो उनको भी वहीं से जेनेटिक पार्ट में ही परेशानियां आती हैं। तो उसके लिए नहीं, यदि कोई भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब शुक्र वृश्चिक राशि में या फिर गुरु से 8वां हुआ, तो अब जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि शुक्र जो होता है सुख का कारक होता है, तो शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में चला गया है या गुरु से या जातक से 8वां हो गया है, तो यहाँ उसके सुख की मृत्यु हो गई है। निश्चित तौर पर उनकी जो पत्नी होगी वो बहुत बेहद खूबसूरत होगी, कहीं ना कहीं इतनी खूबसूरत होगी क्योंकि यह फिर मंगल की राशि है। मंगल की राशियाँ हमने पहले ही बताया था आपको
मेष राशि में भी पत्नी बेहद खूबसूरत होगी यदि उस पर कोई पाप प्रभाव ना पड़ रहा हो और शुक्र अच्छी स्थिति में हो। वहीं सेम यहाँ पर भी वही होगा, पत्नी बहुत खूबसूरत होगी, पर चूंकि ये गुरु से 8वीं चली गई है तो जातक से 8वां चला गया, तो जातक के लिए उस चीज़ वो जो है, उस जो कारक हैं, उसके जो भी कारक हैं, शुक्र के जो भी कारक हैं, वह जातक से थोड़े से दूर हो गए हैं, क्योंकि अब जातक को उन चीज़ों की कमी महसूस होने लगी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं यदि इस शुक्र पर पाप प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं दूसरी स्त्रियों के साथ भी जुड़ते हैं, क्योंकि होता यह है कि उनको एक स्त्री से वो सारा सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि शुक्र तो जो है वो अष्टम में चला गया है, तो सुख की तो मृत्यु हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये लोग असंतुष्टि की भावना से ग्रस्त होते हैं। तो यदि इस पर ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ रहा हो तो इस तरह की परेशानियां जातकों में देखी गई हैं। अब और फिर इन लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वह जो जेनेटिक पार्ट होता है उसी से संबंधित परेशानियां होती हैं, और इन्हें एलोपैथिक से संबंधित दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ज़्यादा असर नहीं कर पाएगी। हाँ, यदि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि गुरु की दृष्टि यदि अष्टम भाव पर पड़ रही हो तो उन परेशानियों के लिए वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं, किंतु यहाँ पर चूँकि ये जो है ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है और यहाँ इस तरह का कोई विचार नहीं है। अब शुक्र जो है वो हम धनु राशि में या से गुरु से नवम भाव में मानते हैं। तो गुरु से नवम भाव में मतलब उस गुरु जातक जो भी जातक जातिका जो भी है उसके भाग्य में पैसा तो है, यह तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि वीनस या शुक्र यहाँ पैसों का भी कारक है। वहीं दूसरी ओर यदि हम यह माने कि यह एक पुरुष की कुंडली है तो इस स्थिति में उसकी जो पत्नी होगी वो निश्चित तौर पर जॉब तो करेगी, इंडिपेंडेंट विचारों की होगी, अर्थात उसके जो विचार होंगे वो बिल्कुल खुले होंगे, धार्मिक होगी, नियमों से चलने वाली होगी, और कहीं ना कहीं वह इस बात में विश्वास करती होगी कि वह खुद के दम पर किसी चीज़ को अचीव या प्राप्त करना चाहती होंगी। इसी कारण से इस तरह की जो स्त्रियां होंगी वो कहीं ना कहीं स्पष्टवादी होंगी, मतलब जो भी सच है वो सच को सच बोलना पसंद करेंगी, फिर उसके कारण चाहे विवाद ही क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर गुरु से नवम भाव में या धनु राशि में जो है चली गई है, शुक्र चला गया है, तो निश्चित तौर पर यह सारी खूबियाँ तो इनकी पत्नी में होंगी ही सही। तो यह द्वितीय स्वभाव राशि है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि आपकी पत्नी भी कहीं ना कहीं दूसरे जो होंगे वह इनकम करना चाहेगी, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहेगी, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होना चाहेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जातक को 2 अलग अलग स्रोत होंगे जहाँ से आय प्राप्त होगी, या फिर 2 सोर्स ऑफ इनकम्स उसके भी होंगे। अब मान लेते हैं कि जो शुक्र है वो मकर राशि में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपकी जो पत्नी होगी वह आपके क्षेत्र में को पूरी तरह से प्रभावित करके रखा होगा। मतलब ये होगा कि आपके क्षेत्र में वह अच्छी खासी फेमस होगी, आपके क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनसे वह जुड़ी हुई होगी, और आपके क्षेत्र की महिलाएं उन्हें बहुत मानती होंगी, कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनालिटी उनमें होगी। वहीं यह जो होगी वह आपके लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि यहाँ शुक्र दशम भाव में बैठकर वीनस से दशम भाव में, माफ़ी चाहूँगा, गुरु से दशम भाव में, तो जातक से 10वें भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए भी, आपके सुखों के लिए भी बेहद ही अच्छी और प्रभावकारी रहेगी कि आपकी पत्नी जो होगी वह उस क्षेत्र विशेष में नाम कमाएगी। आमतौर पर ऐसे लोगों के पास जो होते हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स ही होते हैं या व्यावसायिक वाहन ही ऐसे लोग लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो होते हैं विवाह के बाद कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, इनके घुटनों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और इन्हें एलोपैथिक से संबंधित मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। आमतौर पर तो यहाँ पर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तीनों ही ले सकते हैं, पर आमतौर पर ये लोग जो होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन्स ही लेना पसंद करते हैं।
तो विवाह के बाद इनके घुटनों में जरूर परेशानियां होना शुरू हो जाती है। अब मान लेते हैं कि शुक्र जो है वो कुंभ राशि में या गुरु से 11वां चला गया है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो पत्नी होगी ये राहु का घर है, जैसा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। तो आपकी पत्नी जो होगी वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल परेशानियों से घिरी होगी, अर्थात उनका जो मूड होगा वो बहुत जल्दी बदल जाता होगा। कहीं ना कहीं उनके साथ ये परेशानी होगी कि थोड़े समय पहले थोड़ी अच्छी हैं और एकदम से उनका माइंड जो है वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाए, किसी और दिशा में वो चली जाए, तो यहाँ पर ये समस्या हो जाती है। वहीं ये जो होती हैं काफ़ी खूबसूरत होती हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी होती है, लोगों के साथ घुलने मिलने में इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपकी पत्नी जो होगी वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के साथ एडजस्ट कर लेंगी, किंतु एक समस्या, बस इनके साथ एक ही समस्या होती है कि इनका मूड जो है बार बार बदलता रहता है। ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी विषय से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो साइकेट्रिस्ट और इस तरह की जो स्ट्रीम होती है उनसे जुड़े हुए होते हैं। वहीं ऐसे लोगों की जो संतानें होती हैं वो होने के बाद परिवार से दूर चली जाती हैं, मतलब वो कहीं दूसरे, जैसे विदेश में जाकर पढ़ना या फिर हॉस्टल में जाकर रहना जैसी बातें इनके साथ होती हैं। तो यदि आपका भी शुक्र जो है वो गुरु से 11वां है या फिर कुंभ राशि में है, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यह माना जाता है कि आपकी पत्नी जो होगी वो बेहद खूबसूरत होगी, किंतु उसे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। अब मान लेते हैं कि शुक्र जो है वो 12वीं राशि भाव में है, या गुरु से 12वां चला गया है, या फिर यह मीन राशि में है, तो यहाँ पर चुका हो जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। पर यहाँ पर जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है यहाँ पर उच्च और नीच जैसी चीज़ें नहीं मानते हैं ये, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह माना जाता है। तो यहाँ पर जो उनकी पत्नी होंगी वो बहुत खूबसूरत होंगी। वहीं दूसरी ओर जो होगा विवाह के बाद यह जो जातक होगा वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा और इनके पास पैसा आता जाएगा। यहाँ जो उनकी पत्नी होगी वह कहीं ना कहीं धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़ी होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगी। वहीं इन दोनों की जो विवाह चलता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। आम तौर पर ऐसे लोगों का जिनका कि वीनस या फिर शुक्र जो हो वो पाइसेस में हो, तो इनका जो विवाह चलता है वो, यदि ये दोनों सामंजस्य बना कर रखें, इन पर पाप प्रभाव, एक से अधिक ग्रहों के पाप प्रभाव ना पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो इनका विवाह होता है वो काफ़ी लंबा चलता है। इनकी पत्नी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं, ये तो होता है कि धार्मिक होती है, साथ ही साथ वह परिवार को लेकर चलने वाली भी होती है। तो यहाँ जो पत्नी बताई गई है वह पूरी तरह से पति को समर्पित बताई गई है, किंतु यहाँ पर ये अवश्य परेशानी हो जाती है कि चूंकि शुक्र उच्च का है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास जो होते हैं एक से अधिक इनके रिलेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं इनके चरित्र में परेशानी अवश्य हो जाती है, जातक के चरित्र में। और यही इनको विशेष ध्यान रखना होगा जातक को कि यदि ये पुरुष का चार्ट है तो उसमें ये विशेष ध्यान रखना होगा कि वहाँ अपना चरित्र खराब ना हो, वरना कहीं ना कहीं यही शुक्र आपको बुरा प्रभाव देने लगता है। क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक स्थान पर यह भी लिखा हुआ है कि यदि आप किसी के साथ रिश्तों में धोखा करते हैं, रिश्ते जो होते हैं यहाँ पर तुला राशि से देखे जाते हैं, तो यदि आप किसी के साथ रिश्तों में धोखा करते हैं, पार्टनरशिप में धोखा करते हैं, तो उन्हें जो होती है वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, जेनेटिक पार्ट में उनके प्रॉब्लम्स आना प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने हर राशि का जो होता है एक अच्छा और एक बुरा, दो तरह के यहाँ पर प्रभाव बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मित्र और शत्रु की बात चल रही है। तो अब आप देखिए कि जिन लोगों ने रिश्तों में किसी को धोखा दिया है, पार्टनरशिप में धोखा दिया है, तो सिंपल सी बात है कि उसके बाद से उनको जेनेटिक पार्ट में प्रॉब्लम होना प्रारंभ हो जाएगी। फिर इनकी पत्नी हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह की हो, मतलब दूरी जो हो वो थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर से वो ट्रेवल कर इन तक पहुंची हो। ऐसे लोगों को विवाह के बाद पैरों से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं।
तो पैरों से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं यह हर तरह की दवाइयाँ यहाँ पर असर कर जाएंगी। और वो एलोपैथिक हों तो बेहतर नहीं होगा, मतलब आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक हों तो ज़्यादा बेहतर है, पर यहाँ पर सभी तरह की दवाइयाँ असर करती हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये कौन सा ग्रह शुक्र गुरु से कितना दूर होता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया गया है। यहाँ एक बात अवश्य याद रखिएगा कि यहाँ पर कारक का महत्व सबसे अधिक है, यहाँ पर बाकी चीज़ों को इतना महत्व नहीं दिया है उन्होंने। धन्यवाद।